चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल का रिवीजन कर ले थोड़ा। चैप्टर का नाम क्या था, याद है? भूल गए? याद आ गए? ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, याद है ना इतना तो? आकाश भाई, चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है। इसमें सिंपल है, पार्टनर्स के बारे में पढ़ना है हमें। पार्टनरशिप फर्म होती है, यहाँ पे जो पार्टनर होते हैं क्या खोलते हैं? अपनी पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस जो है उनके बिजनेस का नाम क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म होता है। और जो भी मेंबर्स वगैरह होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पार्टनर्स बोलते हैं। एक में पार्टनरशिप फर्म खोलने के लिए कम से कम कितने लोग होना जरूरी होते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। 50 से ज़्यादा हो तो क्या होगा? ठीक है। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन का क्या है? मैंडेटरी? पक्का? बट अच्छा होगा क्या करा लो तो? बहुत अच्छा। क्यों? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होता है? तब पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है और कोई भी डिस्प्यूट वगैरह जो होता है वो फिर एक्ट के अनुसार चलते हैं। जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? 1:1। और आपको ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करी जाएगी। और अगर आपने किसी पार्टनर ने क्या दिया है? लोन दिया है किसको? अपनी फर्म को, तो उसे कम से कम क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कम से कम कितना? 6%। अच्छा ये बताओ, उसे 10% इंटरेस्ट मिल रहा तो वो रोएगा? दिक्कत कब है? तो 6 से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। आई बात समझ में? फिर इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग में हमने क्या था कि ये होता क्या है? सिंपल प्रोसीजर होता है। जैसे हम क्या करते क्लास 11th में करते थे, क्या कि पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। और ट्रायल बैलेंस से 3 चीजें बनती थी। कौन कौन सी? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट जो हम यहाँ पे जो नई चीज जो बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? 2 अकाउंट बनाते हैं। एक तो P&L एप्रो अकाउंट और दूसरा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L अकाउंट जो हमारा P&L एप्रो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। क्यों बना रहे थे हम यहाँ पे? 11th में क्यों नहीं सीखा हमने? क्योंकि वो पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर था। जो भी नेट प्रॉफिट कमाते थे वो सारा का सारा एक ही पर्सन को बिलोंग होता था। आई इतनी बात समझ में? बट यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर है, तो जो भी प्रॉफिट आया, अब उस प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? P&L एप्रो और फिर पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या था? P&L एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल में क्या डिफरेंस था? P&L एप्रो जो होता है वो सबका वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है और हर पार्टनर को कितना कितना देना है, कितना कितना उनसे लेना है, उसका हिसाब करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। ये अब तक मैंने पढ़ाया था। उसके बाद फिर मैंने कल फॉर्मेट दिया था किसका? अच्छा एक चीज और बताई थी क्या कि P&L एप्रो और P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 चीज होती है। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक हमारे पास होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में अंतर क्या था? कोई भी ऐसा खर्चा जो देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो कहां पे जाता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ऐसा खर्चा जो तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? बेसिकली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया जाता है? पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा जो भी तुम्हारे एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट वगैरह, वो सारा हमारे किसके अंदर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। फिर अब कल मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था? P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बताया था। क्या बताया था मैंने? कि ये अकाउंट होता है ये किस यूनिवर्सल अकाउंट को बिलोंग करता है? नॉमिनल। किसको बिलोंग करता है? नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब इस अकाउंट का जो भी डेबिट वाला साइड है वहां सारे खर्चे रिकॉर्ड होंगे और जो भी क्रेडिट साइड है वहां सारी इनकम रिकॉर्ड होगी। किसके खर्चे इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं? पार्टनर्स के या पार्टनरशिप फर्म के? पार्टनरशिप फर्म के। आई इतनी बात समझ में? क्यों? यहाँ पे एक लाइन लिखा दिया है, प्रॉफिट टू फर्म, लॉस टू पार्टनर। हम यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्री पास करते हैं। आई इतनी बात समझ में? तो बिजनेस के लिए जो खर्चा है वो खर्चे साइड दिखाएगा और जो इनकम है वो उसको अपनी इनकम दिखाएगा। आई बात समझ में? जैसे अब यहाँ पे क्या था? सबसे पहले हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं? नेट प्रॉफिट, जो हमें कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। आई इतनी बात समझ में? अब यहाँ पे हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो कि हम एक पार्टनर को देते हैं। जैसे क्या क्या देते हैं? उन्हें सैलरी देते हैं। सैलरी देते हैं, उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और उन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम होती है, क्योंकि कौन चार्ज देता है? ये पार्टनर्स देते हैं। यहां तक समझ में आया? हाँ है ना? उसके बाद कल मैंने तुम्हें वो बताया था क्या? सैलरी के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। सैलरी के लिए एक ही चीज थी कि इट मस्ट बी फॉर 12 मंथ। जब भी हम सैलरी निकालते हैं कितने महीने की होती है? 12 महीने की होती है। 12 महीने के इसलिए बोल रहा था मैंने क्योंकि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये पूरे 1 साल का होता है। तो उसमें जो भी आइटम, चाहे मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग, जो भी अमाउंट आता है वो पूरे एक साल का होता है, बोले तो पूरे कितने का होता है, पूरे 12 महीने का होता है। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। उसके बाद हमने सैलरी के बारे में पढ़ा था, और कल मैंने फिर वो समझाया था, क्या, कमीशन वाला पार्ट समझाया था। आई बात समझ में। कमीशन में मैंने क्या बताया था, कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट होती है, एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। ऐसे लिखा होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन अभी है, क्वेश्चन के अनुसार अभी कराऊंगा, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज का कमीशन निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है, क्या, कि जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको क्या है परसेंटेज वगैरह है। मैंने बोला कि मुझे नेट प्रॉफिट का 10% चाहिए, तो अगर नेट प्रॉफिट 1 लाख हुआ तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। मुझे वो क्या गया, कमीशन आ गया। जैसे किसी के 10% निकाल देना सिंपल तौर पे। फॉर्मूला थोड़ा सा यूनिक दिखता है जब हमें क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग वाला दिखता है। उसमें फॉर्मूला क्या था हमारा, कि वो नेट प्रॉफिट में से आपको कुछ खर्चे माइनस करने के लिए बोलता है, और इन खर्चों में क्या इंक्लूड होना चाहिए, किसी अदर पार्टनर का कमीशन इंक्लूड होना चाहिए। आप नेट प्रॉफिट में खर्चे माइनस करो, बट अगर उसमें से किसी का कमीशन माइनस नहीं करा है तो स्टिल आपको कौन सा वाला लगाना पड़ेगा, बिफोर चार्जिंग वाला लगाना पड़ेगा। आई इतनी बात समझ में, हाँ है ना। तो हाँ, फिर ये आफ्टर चार्जिंग में क्या था, जैसे खर्चे माइनस करे, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल, इसका R/100 + R। जैसे अगर 10% है तो इंटू 10/110, 20% है 20/120। कॉपी में ना जरा फॉर्मूला लिख लो एक बार आराम से, ये फॉर्मूला लिखो, फिर आज इस पर थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं बालकों। मैं तेज तेज तो नहीं बोल रहा, जल्दी जल्दी बता देना, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा वरना। आराम से नोट करो पहले। देखो तुम ना, जो तुम्हारी स्कूल की बुक है, चाहे तुम टी एस ग्रेवाल लो, तुम सबके यहाँ टी एस ग्रेवाल है, कोई डी के गोयल वाला भी है, डी के गोयल तो नहीं है ना, टी एस ग्रेवाल है ना। तो जो भी बुक है ना, मेरा काम है तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाना, अपनी तरफ से मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद जो तुम्हारी किताब है, क्योंकि स्कूल वाले तो तुम्हारी उसी किताब से कराएंगे, तो जो भी किताब है उसके क्वेश्चन करना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत आए तो क्या करना है, पक्का एक ही जना बोल रहा पूछना है, दिक्कत कोई बात नहीं है भाई, दिक्कत आए तो पूछ लेना यार प्लीज़, ऐसा सुनना चलेगा। कल छुट्टी है तुम लोगों की, स्कूल है? जब घर जाओगे ना तो एक तो पेंड एप्रोप्रिएशन का क्या बना लेना, फॉर्मेट बना लेना बस, ठीक है, कॉपी में, वो तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। कर दिया, कर लिया फॉर्मूला नोट करो, चलो 2 मिनट 1 मिनट टाइम और, फटाफट नोट करो, सिर्फ फॉर्मूला नोट करना है। तुमसे टी एस ग्रेवाल की बुक ला रखा है, बुक देना जरा एक, मेरे एक बुक पढ़े हो तुम शाम को ले जा लेना, ठीक है भाई। धन्यवाद सर जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी हो गया। देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। क्या मैंने अभी कुछ रेशियो का जिक्र करा अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या अभी हमारे लिए रेशियो का काम है? नहीं। सबसे पहले देखा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है,
और क्वेश्चन में हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है ना, उससे आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट कितना है 3:2, कोई मतलब नहीं हमारे लिए इसके लिए। ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ, ए को कमीशन देना है 10%, किस पे देना है, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। या तो वो बोले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या वो सिर्फ इतना भी बोलता ना कि ए एंड बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, बस यहां तक भी बोलता, फिर भी हम कौन सा लगाते, बिफोर चार्जिंग, मतलब आफ्टर चार्जिंग वाला तब लगाएंगे फॉर्मूला जब वो स्पेसिफिकली लिख कर देगा कि आपको कौन सा फॉर्म लगाना है, आफ्टर चार्जिंग वाला, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या भी दे रखा है, नेट प्रॉफिट भी दे रखा, हमें सिर्फ क्या निकालना है, ए कमीशन निकालना है। शॉर्ट बेटा तुम कल लेट आए तो तुम गए, अब कल नहीं आना चाहिए तुम लेट, ठीक है। कमीशन देखो, कमीशन इस केस में पूरा है, ये तो हो सके ना फॉर्मूले, बस शांत हो सके तो कमीशन, पहले फॉर्मूला पूरा लिखना। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, फॉर्मूला लिखोगे, लिख कर याद हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, सिंपल 10% है ना, तो 10/100, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 10,000, ठीक है। और मुंह जुबानी निकालना होता तो किसी भी चीज का 10% याद है कैसे कैसे निकलता है, एक जीरो को कम कर दो, 5% कैसे निकलेगा, 10% निकालो उसका आधा कर दो, 20% निकालना हो तो 10% निकालो इंटू 2 कर दो, है ना आसान चीज, वही चीज ध्यान रखना, जितनी कैलकुलेशन हाथों हाथ हो जाए उतना करते रहना, ठीक है। समझ में आया वाला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। और इसके बाद एक क्वेश्चन जरा अपने आप से ट्राई करोगे, दिख रहा है वाला क्वेश्चन नीचे वाला, ये लो, ये वाला क्वेश्चन वैसे बहुत छोटा सा है, इसे नोट तो करने की जरूरत भी नहीं है, तुम एक काम करो डायरेक्ट वाला करो यार। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन वाला भी देख लो, एक्स वाई पार्टनर है, कितना रेशियो है, 2:1, ठीक है। वाई गेट्स अ कमीशन ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच, उसने बोल दिया ना आफ्टर चार्जिंग सच, ये वर्ड आ गया ना, हाँ है ना, तो उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आफ्टर चार्जिंग वाला। कमीशन कितना है, 90%, नेट प्रॉफिट 90% है ना, तो इस केस में कमीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना है, 90,000। क्या उसने कुछ माइनस करने के लिए बोला, क्या क्वेश्चन में कुछ है जो माइनस करोगे, नहीं ना, तो क्या रख दो 0 इंटू कितना परसेंट है 20, तो फॉर्मूला हो गया 20/100 + 20, तो 90,000 इंटू 20/120, काट दो, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। और कितने गया, ये 3 2 जा, गलत नहीं कर रहा हूँ, 3 3 जा 9 0 0 0 0 और 1 0 और 200 और काट दो, कितना आंसर आ गया, अरे तो डायरेक्ट आता 15 6 90 होता, कितना आ गया 15,000, आसान था ना। इसको नोट कर लो और इसके बाद तुमको 5 मिनट दूंगा, 2-3 क्वेश्चन कर लेना, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं अभी आला मत करना, मैं अपने आप बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन मत लिखना भाई, आंसर लिखो डायरेक्ट, क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे हो, सिर्फ आंसर लिखो, ये तो भेज दूंगा मैं तुम्हें। कमीशन निकालना टफ है, कमीशन निकालना टफ है नहीं, ठीक है। हाँ हाँ कौन, क्या निकालना, क्या दिक्कत हुई भाई, तुम पहले टाइम पे आओ, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, अब 3 बजे आदत करो, कोशिश करता हूँ 3:30 का अगर हो जाता है तो, ठीक है। अच्छा एक बार देख लो भाई, क्वेश्चन कल पढ़ाया था कमीशन वगैरह, कमीशन के 2 मेथड थे, एक तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला ये पढ़ाया था, आफ्टर चार्जिंग का ये वाला पढ़ाया था, आई बस समझ में। आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला तब तक नहीं लगाना जब तक क्वेश्चन लिख कर ना दे, क्या आपको क्या करना है, आफ्टर चार्जिंग वाला लगाना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के फील आ जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आफ्टर चार्जिंग वाला लगाना है, आई बस समझ में। नॉर्मल कमीशन क्या होता है, कोई भी नेट प्रॉफिट करो इंटू रेट अपॉन 100, आंसर आ जाता है। जैसे कि मैंने भी क्वेश्चन कराया सिंपल, ए और बी पार्टनर थे, कितना रेशियो था 3:2, ठीक है। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग बोला ना, तो बिफोर चार्जिंग का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, 1 लाख का 10% कितना आ गया आंसर, 10,000। समझ में आया, हमें इसका फिलहाल कोई काम अभी नहीं था, समझ में आया। उसके बाद हमने अभी क्वेश्चन करा, इसमें क्या था, 2 पार्टनर थे, आगे लिखा हुआ वाई गेट अ कमीशन ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसने बोल दिया ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देखो आफ्टर चार्जिंग बोलेगा कोई बात नहीं, लेकिन साथ में क्या वर्ड होना जरूरी है, कमीशन वर्ड होना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आफ्टर चार्जिंग वाला। फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट, खर्चे माइनस करने के लिए बोलता है वो, बट क्वेश्चन में खर्चे था नहीं तो रहने दो ऐसी, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 20% था, 20 अपॉन 120, सॉल्व करा आंसर आ गया। तुम मुझे जरा करके दो एक बार, तो ये वाला क्वेश्चन करके दो जरा, ठीक है। और पी नहीं, ये तो आसान सा है, ये भी आसान है। नेटवर्क नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन निकाल मैंने। तुम बस ये वाला क्वेश्चन करके दे दो मेरे को, फिर एक क्वेश्चन बुक से कराता हूँ मैं तुम्हारी, ये रहने देना। करो क्वेश्चन। आफ्टर चार्जिंग है ना 5%, तो जो भी होगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम घर से कर लेना एक बार, ट्राई करने के लिए प्रैक्टिस बन जाएगी, ये जितने भी हैं। होमवर्क आ गया आंसर, कितना आया, आ गया, आ गया। हम सिंपल तरीका था ना, 2,10,000 इंटू कितना करना था डायरेक्ट, 5 अपॉन 105, 105 कितने जा, 2 जा, 3 0 और 5 2 जा 10, 10,000, ठीक है। ये है, आगे बढ़ूं, बढ़े। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें, तुम्हारी बुक का है, और तुम्हारी बुक में यही क्वेश्चन ना सबसे टफ है भाई, मतलब आखिरी क्वेश्चन दे रखा। क्वेश्चन ना सुनना, और जो जो इन्फॉर्मेशन है लिखते रहेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, सो अरे लिखो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे, हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, मतलब एक्स को क्या मिल रही है, एक्स को दे रहे हैं सैलरी, कितना दे रहे हैं, 10,000 पर मंथ, ठीक है। एंड उसे हमें क्या दें, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, और वाई को सैलरी दे रहे हैं 25,000, वाई को क्या दे रहे हैं, वाई की सैलरी कितनी जा रही है, 25 है ना, हाँ नहीं 25,000 पर एनम, समझ में आ गया, ठीक है। दोनों के लिए हमें जो नेट प्रॉफिट निकालना है ना, मतलब सॉरी दोनों के लिए हमें जो क्या निकालना है, कमीशन निकालना है, वो कितना परसेंट है, 10% है, क्या है 10% है, समझ में आ गया। और हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, मतलब इस नेट प्रॉफिट में ना तो अभी सैलरी माइनस करी है, ना किसी का कमीशन माइनस करा है, वो हमें कितना दे रखा है, 4,20,000, 4,20,000, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब मेरी बात सुनो, देखो अब इसके साथ साथ लिखना, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना जो क्वेश्चन बोला है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, but before charging
बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, एक तो अपन लाइन ये लिखी है और एक फिर लिखा है वाई के लिए, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% on 10 y is entitled after charging all commission and partner salary। ये है, हमें एक तो x के लिए कमीशन निकालना है और एक हमें y का कमीशन बताना है। क्वेश्चन क्या है, नोट कर लिया, रटा हुआ तुमने या बता रहे हो मुझे आंसर डायरेक्ट कर लिया कैलकुलेट? हाँ वैसे तुम्हारा सही है। किसका बताया तुमने? y गलत भाई, कोई बात नहीं। हाँ जी अब बताओ, गलत आया। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो भाइयों, क्वेश्चन नोट कर लिया, बताओ। ठीक है, एक्स की सैलरी है 10,000 महीना, तो मैंने बोला सारे फिगर्स पूरे साल के होते हैं, तो पूरे साल की सैलरी एक्स की कितनी हो जाएगी बताओ? हैं 1,20,000 एक्स की सैलरी है। वाई की तो दे रखी है 25,000 पूरे साल की दे रखी है एज इट इज, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें नेट प्रॉफिट दिखा। अब देखो एक्स के लिए क्या लिखा था, मैं पहले एक्स का कमीशन निकाल के दिखाता हूँ। एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। कह रहे नेट प्रॉफिट से पहले क्या माइनस कर लो? पार्टनर सैलरी। एक की माइनस करेंगे, दोनों की माइनस करनी पड़ेगी? एक की माइनस करो, वाई की जितनी है। अच्छा वाई के लिए वाई के में टाइम माइनस करेंगे। भाई ऐसे कैलकुलेशन कभी मत करना कि मेरे नेट, तुमको नेट प्रॉफिट दे रखा है, देख तेरा कमीशन तुमको सिर्फ तेरी सैलरी माइनस करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। सैलरी होगी तो सबकी माइनस होगी। आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, जो भी पार्टनर है उन सबकी सैलरी हटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। हमें नेट प्रॉफिट में सिर्फ क्या माइनस करना है? सैलरी माइनस करनी है। किसकी? सिर्फ एक्स की और वाई की। एक्स की टोटल सैलरी कितनी है? 1,20,000 और वाई की कितनी है? 25,000। हमें इनमें हमने क्या किससे कमीशन माइनस करा? भी क्या हमने इसमें भी किसका कमीशन माइनस करा? आंसर इज नो। तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला गया? बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग? फॉर्मूला तो बिफोर चार्जिंग। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बिफोर चार्जिंग। शांत देखो क्या लिखा था, एक्स को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी चार्ज करनी है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अभी हमने इनमें से किसके कमीशन माइनस नहीं करा। जब तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है, कौन सा फॉर्मूला? बिफोर चार्जिंग। सिंपल, इसमें से माइनस करा, इनटू कितना कर दो? कितना परसेंट? 10% था ना, तो 10/100 माइनस करो। 4 लाख में से 1,20,000 गए, 3 लाख। 3 लाख में से 25,000 गए, कितना बचा? 27,000। कितना बचा? मैं गलत निकाल रहा हूँ। हाँ आ तो गया। 2,75,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना आंसर आ जाएगा? 27,500। ये किसका कमीशन आया? एक्स का आया। समझ में आया आकाश भाई? समझ में आया? ये ठीक था। वाई के लिए क्या बोला उसने? वाई इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ, एक मिनट, वाई इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मतलब जब वाई के लिए कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट में से तो सबकी सैलरी माइनस कर देंगे, और हमने किसी को कमीशन दिया है तो वो कमीशन भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अभी हमने क्या कमीशन निकाला? कितना? 27,500। तो जब वाई के लिए कैलकुलेट करा जाएगा तो वाई के लिए कैसे निकालेंगे कमीशन? नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 माइनस कितना? 1,20,000 माइनस कितना? 25,000, और माइनस अलग से क्या करेंगे?
क्या करेंगे 27,500। ये क्या है, ये है एक्स का कमीशन है। अब इस नेट प्रॉफिट में कमीशन माइनस हो चुका है ना, कमीशन माइनस कर दिया ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इस बार, आफ्टर चार्जिंग। कौन सा लगेगा, आफ्टर चार्जिंग। तो इनटू कितना कर देंगे, 10% था ना, 10/110। तो देखो यहां तक तो कितना आ गया था, यहां तक आ गया था हमारे 275 ना, माइनस कितना करना है 27,500 इंटू 1/11, एक से एक जीरो कटेगा, माइनस करो, इसमें 25,000 माइनस करे 2,50,000 में माइनस करा 2,500, 247,500 इंटू 1/11 कर दो मल्टीप्लाई, गलत तो नहीं कहा, सही है। 11 2 22 बचा 2, 11 2 22 बचा 5, 22,500। तो ये आ गया एक्स का, ये आ गया वाई का। समझ में आया। अब ये तुम्हारे इसमें सबसे टफ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से यही दे रखा था, ये वाला। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बिफोर चार्जिंग में कब लगता है, आफ्टर चार्जिंग कब लगता है। सिर्फ ये मत समझ लेना कि प्रॉफिट में से खर्चे माइनस हो गए तो कौन सा लग जाएगा, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग तब तक नहीं लगेगा जब तक हम किसी का स्पेसिफिकली क्या माइनस ना करें, कमीशन माइनस ना करें। आई बात समझ में, ठीक है। बस इसको नोट कर लो आराम से, कर लिया। बस तुम्हारा जो कमीशन वाला पार्ट है ना वो इतना ही है। अब तुम पता है क्या कर सकते हो, 1 2 3 तुम्हारे इसमें 4 ही क्वेश्चन दे रखे यार, तो घर जाके आज इन 4 क्वेश्चन को आराम से कर लेना। भैया टाइम बिजी था, स्कूल का काम इतना है, कहाँ से करते, नॉट रिस्पॉन्सिबल, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इतनी बात समझ में। क्वेश्चन करो, रात में दिक्कत वगैरह रही तो व्हाट्सएप में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और वो मत करना कि नेट से टेप के लिए आए, नेट से बोलो प्रेस कर दिया भैया को, मत करना भाई, ठीक है। डाउट लेकर आओ वगैरह वगैरह। कुछ पूछना है इसको किसी में भी, टॉपिक समझ में आया, कमीशन का टॉपिक समझ में आया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाएंगे, हम तब बनाएंगे जब हम सारे आइटम्स को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। ओए होए फोन आराम से भाई, फोन थोड़ा वो करो। है टाइम, हो गया, नोट कर लिया वालों को, जल्दी करो जल्दी जल्दी। और इसके जिन्होंने नोट कर लिया ना, ये लिखना साथ साथ, मतलब ये लिखना, टॉपिक का नाम डाल देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, पढ़ोगे तो आसान है, नहीं पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन में फंसोगे, इसके एक एक क्वेश्चन में, ठीक है। बट भगवान करे हम ना फंसे। हो गया, चलो भाई यार मुझे 1 मिनट दो जरा, बस। हाँ जी देखो, अब हमारा जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, अब जरा 10-15 मिनट जरा आराम से सुनते रहना। पहली बात, ड्राइंग माने क्या होता है, जब ओनर क्या करता है, फर्म से पैसा विड्रॉ करता है और फर्म उससे इंटरेस्ट, उससे क्या मांग रही है, उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मांग रही है। खर्चा किसका, फर्म, पार्टनर का, इनकम किसकी, फर्म की। समझ में आया। अब देखो यार, इंटरेस्ट लगाने से पहले ड्राइंग समझो। देखो जो पार्टनर पैसा क्या करता है, विड्रॉ करता है ना, वो 2 तरीके से विड्रॉ करता है। मतलब तुम्हारे पेपर क्वेश्चन में, सिलेबस में जो दिखा रखा है कि पार्टनर जो पैसा क्या करेगा, फर्म से विड्रॉ करेगा, वो 2 तरीके से विड्रॉ करेगा। एक को हम बोलते हैं रेगुलर बेसिस, एक को हम बोलते हैं रेगुलर बेसिस, और एक को हम बोलते हैं इर्रेगुलर बेसिस, ठीक है। दोनों में मतलब, दोनों में फ़र्क क्या है, देखो सपोज करो कि मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ। मैंने पहले क्या करा, मैंने 1 अप्रैल को पैसे निकाले, कितने रुपए, 10,000 विड्रॉ करा। फिर मैंने 7 मई को पैसे निकाले, कितने, 5,000। फिर मैंने 13 जुलाई को पैसे निकाले, 3,000। उसके बाद मैंने 18 नवंबर को पैसे निकाले, कितने, 2,000। ये जो मैंने डेट्स लिखी, क्या तुम्हें इसमें कुछ भी वो दिख रहा है, फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, हाँ भाई एक पैटर्न देखने को मिल रहा,
नहीं मिल रहा। मैं कभी भी पैसा विड्रॉ कर ले रहा, क्या बोल रहा हूं मैं, एक तो मैं कभी भी पैसा क्या कर रहा हूं, किसी भी तारीख को पैसा विड्रॉ कर ले रहा हूं, तो मेरे डेट भी फिक्स नहीं है, महीना भी फिक्स नहीं है, गैप भी फिक्स नहीं है, और जो मैं अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं वो भी क्या नहीं है, वो भी फिक्स नहीं है, मैं कभी भी कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला देखो यार कि अगर तुम्हारा इरेगुलर बेसिस है ना, तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग क्या निकालना पड़ेगा, हर एक के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर तुमने पूरे साल में जितने, अगर तुमने 5 बार ड्राइंग करी अलग अलग टाइम पे, तो मुझे 5 बार क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उन सबको टोटल एक साथ करना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। आई इतनी बात समझ में कि ये किस बेसिस में, इरेगुलर बेसिस में। तो इरेगुलर बेसिस का देखो ड्राइंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा कि सर आपने कितना क्या करा, आपने कितनी ड्राइंग्स करी इनटू रेट अपॉन 100। अब ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होगा ना, ये जो रेट होगा, ये रेट पूरे साल का होगा भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है एट द रेट 10% पर एनम, 10% तो पूरे साल का है। ए भाई समझ में, क्या वो पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेगा, नहीं। सपोज करो कि मैंने तुम्हें पैसा दिया, हाँ मैंने तुम्हें पैसा दिया था लोन के तौर पे, मैंने बोला 10% ब्याज लगेगा। आई बात समझ में, तुमने मेरे को 6 महीने पे पैसे वापस कर दिए। अब 10 लाख का 10% एक साल के लिए कितना आता है, 10,000 आता है। मैंने 10 लाख बोला 1 लाख बोला, 1 लाख का लोन है, 10% ब्याज है, तो तुम पूरे साल का ब्याज कितना आ रहा था, 10,000 आ रहा था। तुमने पैसा मुझे 6 महीने बाद ही वापस कर दिया, तो तुम मुझे इंटरेस्ट क्या दोगे, 5,000 दोगे या 10,000 दोगे, 5,000 दोगे। क्यों, क्योंकि तुम बोलोगे भैया हम सिर्फ आपको उतना ही इंटरेस्ट पे करेंगे जितने टाइम आपने हमारा पैसा क्या करा, होल्ड करा। आई इतनी बात समझ में। तो ये जो रेट ऑफ ड्रॉ सेम, इसमें आपने पैसा विड्रॉ करा, लेकिन आप उस पर इंटरेस्ट आप उतना ही टाइम के लिए विड्रॉ करोगे, आप उतना ही इंटरेस्ट दोगे जितने टाइम के लिए आपने पैसा क्या करेगा, मार्केट बाहर निकाल के रखा हुआ था। अगर मैंने पैसा 5 महीने के लिए निकाला था सिर्फ, तो इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लगेगा, 5 महीने के लिए। आई बात समझ में। तो जो भी फॉर्मूला होता है उसमें एक फॉर्मूला और आ जाता है, इंटू हम क्या करते हैं साथ में, टाइम अपॉन 12। 12 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि रेट जो है हमारा वो पूरे कितने महीने का है, 12 महीने का। जब उसको डिवाइड करूंगा 12 से, कितने महीने का रेट आ गया, 1 महीने का। मल्टीप्लाई कर दूंगा उतने महीने के लिए जितने महीने के लिए मैंने पैसा क्या करा है, विड्रॉ करा है। यहां तक बात समझ में आई, हाँ है ना। तो अगर ये वाला एग्जांपल देखा जाए जो मैंने ऊपर करा, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ता, पहले मैं 10,000 पे इंटरेस्ट लगाता, फिर मैं किस पे इंटरेस्ट लगाता, 5,000 पे इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होता, फिर तुम्हारा 3,000 पे इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होता, फिर तुम्हारा 2,000 पे इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होता। सब पे फॉर्मूला ऐसे चलता कि 10,000 का इंटरेस्ट है इंटू रेट कितना है, 10/100। अब मैंने अप्रैल में निकाला, अब इसमें ऐसे नहीं बताएंगे तुम्हें कि बंदे ने अप्रैल में निकाला वापस कब डाला, तो जब उसने पैसा निकाला वहां से पूरा साल देखना है, साल खत्म होने में कितना महीना बाकी है। अप्रैल में निकाला ना पैसा, 1 अप्रैल को निकाला, साल खत्म होने में कितना महीना बाकी है, पूरा का पूरा 12 महीने। तो इंटू क्या हो जाएगा, 12/12, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो। फिर सेम कहानी इनके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट वगैरह आएगा साल के आखिर में कर देंगे, सबका क्या निकाल देंगे, टोटल निकाल देंगे। ये सीबीएसई वाले तुम्हारे कोर्स में नहीं है। कौन सा वाला पार्ट, इरेगुलर बेसिस तुम्हारे में नहीं है। आई बात समझ में, तुम्हारे में कौन सा केस है, रेगुलर वाला है। इरेगुलर वाला समझ में आया पहले क्या है, ना तो आप पैसा, ना तो आपका पैसा सेम विड्रॉ कर रहे हो, ना आपका जो टाइम गैप है वो भी सेम है, आप किसी भी तारीखों को कभी भी पैसा निकाल रहे हो। समझ में आया। अब देखो रेगुलर बेसिस क्या है, रेगुलर बेसिस का ये समझो कि सपोज करो कि मैं हूं, मेरा एक रूल है कि मैं हर महीने की पहली तारीख को कितने रुपए निकालूंगा, 5,000। क्या बोला मैंने, मैं हर महीने की कितनी तारीख को पैसे निकालूंगा, हर महीने की पहली तारीख को कितना रुपए निकालूंगा, 5,000। मैंने एक लाइन बोली तो मैं इसे समझ गए, यानी भैया पहला विड्रॉ कब करेंगे, 1 अप्रैल को, कितना रुपए करेंगे, 5,000। फिर कब विड्रॉ करेंगे, 5 मई, कितना रुपए, 5,000। फिर कब विड्रॉ करेंगे, जून, कितना, 5,000, एंड सो ऑन। लास्ट विड्रॉ कब होगा, 1 मार्च को, कितना रुपए विड्रॉ होगा, 5,000। क्या इसमें पैटर्न देखने को मिला, नहीं मिला, मिला। मैंने कहा मैं हर महीने की 5 तारीख को विड्रॉ करूंगा, अमाउंट भी सेम है, अमाउंट भी सेम दिख रहा, और जो टाइम गैप है वो भी क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। मैं हर महीने विड्रॉ कर रहा हूं ना, तो मैं एक साल में कितनी बार विड्रॉ करूंगा, मैं हर महीने विड्रॉ कर रहा हूं तो एक साल में कितनी बार विड्रॉ करूंगा, 12 बार। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ जाता, 12 बार, है ना, हर के लिए अलग अलग। लेकिन उन्होंने बोला देखो यार, अगर तुम्हारा एक पैटर्न है ना, तो हम आपको एक फॉर्मूला देंगे
वो फॉर्मूला अप्लाई करो और पूरे साल का इंटरेस्ट आपको एक बार में मिल जाएगा। समझ में आया? ये फायदा है किसका? रेगुलर बेसिस का। अगर आप एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हो तो हमें 12 बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला लगाओ और पूरे साल का इंटरेस्ट एक बार में पाओ। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, अब वो जरा देखो। यहाँ पे जो हम निकाल रहे थे इरेगुलर बेसिस में, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक के लिए इंटरेस्ट निकल रहा था, बट यहाँ पे रेगुलर बेसिस में हमारा एक इंटरेस्ट निकलेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा, पूरे साल का निकलेगा। हाँ है ना? तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, वहां मैं लिख रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ मैं लिखूंगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकालूंगा, पूरे साल का एक साथ आ रहा है। फॉर्मूला क्या था? वहां क्या लिखा हुआ था? ड्राइंग्स लिखा हुआ था। यहाँ मैं क्या देखूंगा? यहाँ मैं देखूंगा कि टोटल ड्राइंग्स। मैं हर महीने 5000 निकाल रहा हूं ना, तो मैंने पूरे साल भर में कितना पैसा विड्रॉ करा? कैसे करोगे? 5000 इंटू 12। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? टोटल ड्राइंग चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? वहां सिर्फ ड्राइंग था, यहाँ पे क्या आ रहा है? टोटल ड्राइंग। आई बात समझ में? मैं हर 6 महीने बाद पैसा निकालूंगा, तो पैसा सिर्फ कितनी बार निकालूंगा? 2 बार। तो जो भी पैसा उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2। बात है मुझे टोटल ड्राइंग चाहिए। समझ में आ गया? हाँ है ना? अभी इसी का इंटरेस्ट निकाल के दिखाऊंगा। इनटू रेट अपॉन 100 एज इट इज, जो सेम है, इनटू डिवाइड करेंगे टाइम से, सॉरी डिवाइड करेंगे कितने से? 12 से। सेम कहानी होती है। वहां मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे टाइम, वहां क्या है? टाइम। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एवरेज टाइम। क्या करेंगे हम? एवरेज टाइम। बस हमें ये चीजें की नहीं है जो हमें सीखना है। बोला आप क्या करो, 1 से लेके 12 महीने तक का इन सबका एक क्या निकाल दो? एक एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो? एवरेज। आई बात समझे? एवरेज आ जाएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट एक बार में क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला समझ में आया? पहले फॉर्मूला आया नहीं आया? आया। चलो ठीक है। अब बात है कि हमें ये कैसे निकलेगा, एवरेज टाइम कैसे निकलेगा। तो अब एक फॉर्मूला याद कर लो, किसका? एवरेज टाइम का। टफ है? बहुत आसान है। क्या आपको चेक करना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब आपने पहली बार पैसा विड्रॉ करा तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे? जब आपने आखिरी बार विड्रॉ करा तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे? डिवाइड बाय क्या कर दो? 2। क्या कर दो? 2। और तुम्हारा क्या निकल जाएगा? एवरेज टाइम निकल जाएगा। समझ में आया? जरा से नोट करो फटाफट जाएगा। अच्छा ये ना रुक जाओ, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाता हूँ, समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। सपोज करो मैं ये वाला केस कर रहा था ना, तो इसका इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं। मैंने कहा रेट अभी भी कितना है मेरा? 10% इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इस पर निकालना चाहूँ, टोटल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालूंगा? वो 5000 महीना है। मुझे यहाँ पहले क्या चाहिए भाई? मुझे क्या चाहिए? टोटल ड्रॉइंग्स ना। तो 5000 इंटू कितना करना पड़ेगा? 12, क्योंकि हर महीने निकाल रहा हूँ। कितनी बार निकालूंगा? टोटल 12 बार। ये आ गई टोटल ड्रॉइंग्स। ओके। रेट कितना परसेंट था? 10% था। ठीक है, 1 मिनट है। रेट कितना परसेंट था? 10% था। इंटू डिवाइड बाई 12। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज टाइम। बहुत आसान है। मैंने पहले देखो फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मैंने पहला विड्रॉ कब करा? मैंने पहला विड्रॉ कब करा? 1 अप्रैल करा ना। साल खत्म होने में कितना महीना बाकी है? अप्रैल से मार्च, पूरे के पूरे 12 महीने। ठीक है, तो यहां कर देता हूं, कितने यहां लिख देता हूं 12। आखिरी विड्रॉ कब करा? कौन सी तारीख? 1 मार्च। साल खत्म होने में कितना महीना बाकी है? 1 महीना। 12 + 1/2 कितना हो गया? ये आ गया 13/2। कितना हो गया? 6.5। कितना आ रहा है? 6.5 आ रहा है ना। तो डायरेक्ट कितना लिख दूंगा? 6.5। ये हो गया 60,000 का 10%। कितना होता है? 6000। और 12 से डिवाइड करूंगा 2, और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 13,000 समथिंग आ रहा है। कैलकुलेट करके देख लेता हूं एक बार। तो ये हो गया मेरा 60,000 का 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। मैंने गलत निकाला क्या? 60,000 का 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, 3250। सॉरी मैंने गलत कैलकुलेट किया। कितना आ गया आंसर? 3250। कैलकुलेट कर लो, सही आएगा। क्या समझ में आया? है ना। फॉर्मूला क्या है निकालने का? टोटल ड्राइंग्स। बेटा ध्यान कर लो, जब क्वेश्चन करोगे ना 5000 ही लिख दोगे।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है, माइंड में ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेगुलर बेसिस में हम जो ड्राइंग्स जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो पूरे एक साल का होता है। तो ड्राइंग जो हमें चाहिए वो भी पूरे साल की चाहिए। पूरे साल की ड्राइंग्स निकाली इंटू रेट अपॉन 100, फिर एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा भैया, जब पहली बार विड्रॉ करा तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, प्लस जब आखिरी बार विड्रॉ करा तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, अपॉन 2। क्या आ गया, एवरेज टाइम रखा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। इतना समझ में आया, हाँ है ना। इसको आराम से नोट करो, ठीक है, नोट करो और थोड़ा सा सुनते रहो क्या बोलने वाला हूं। इस पे होता क्या है ना, बेसिकली अब पता क्या होगा, वो पैसे निकालेगा हर महीने की 1 तारीख या हर महीने की 15 तारीख को निकालेगा, यानी बीच में निकाल रहा, या हर महीने की आखिरी में निकालेगा, 30 को या फिर 31 को। तब क्या एवरेज टाइम होगा। फिर आया कि वो हर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, वो उसने सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने विड्रॉ करे, तो इन सब में तुम्हें एट द एंड क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज टाइम। क्या करना पड़ेगा, एवरेज टाइम। तो इसमें तुम्हें जो सीखना है वो क्या सीखना है कि एवरेज टाइम कैसे निकलता है। तो अब जो मैं बताऊंगा एवरेज टाइम बताऊंगा कि कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सबकी वैल्यू लिख कर दे दूंगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, फिर या तो वैल्यूज को रट लो जो बच्चे करते हैं, रटे 6, 3.25, 3.5, 2.5, 9.5 ऐसे, या तो रट लो। दूसरा तरीका कि ये देखना कि मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ। मेरा अगर कैलकुलेशन करने का तरीका तुम्हें समझ में आएगा तो फिर कैसा भी क्वेश्चन हो 2 मिनट में फॉर्मूला लगाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। समझ में आया इतना, नोट कर लो अब आराम से। और इनमें अभी तुम में से किसी को कुछ भी इसमें अगर पूछना होगा तो तुम आराम से पूछ सकते हो भाई। स्कूल में हो गया टॉपिक इंटरेस्ट इन ड्राइंग, दूसरे चैप्टर में आ गए, स्पीड है भाई। समझ में आया आकाश भाई, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आराम से पूछ सकते हो, भैया ये कैसे हो कैसे हो, सब बताऊंगा आराम से। बट कोई भी चीज़ बिना समझे मत आगे बढ़े ना, और हो सके तो रिवीजन रखना। इसी बंद तो नहीं करना, ठीक है ना, ठीक है। वो 11th की क्योंकि लाए बुक, यार मैं तुम्हारा नाम भूल गया, शिवांग कौन है तुम में से, तुम शिवांग हो, और भाई ऋषभ, ऋषि, ऋषभ, शिवांग, आदर्श, ठीक है। गुडविल में क्या पढ़ा रहे हैं अभी, गुडविल चल रहा होगा, वो भी खत्म कर दिया, चल रहा है। क्या क्या पढ़ाते गुडविल में, पढ़ा दी सुपर प्रॉफिट तक, फॉर्मूला आया था सुपर प्रॉफिट का, भूल गया क्या होता फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। और कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया। फुडल्स में कौन पढ़ाता है यार, नहीं नाम नहीं सुना, नोट कर लिया, आगे बढ़ूं, तुम लोगों ने नोट कर लिया, आगे हेडिंग डाल देना इसके बाद एवरेज टाइम टेबल, नोट कर लेने वाला। आकाश में नोट कर लिया, करो नोट आराम से।
हो गया, हो गया, क्या बचा हुआ, ये फॉर्मूला लिख लो बस, चलो लिख लो आराम से यार। ठीक है अभी इतना, चलो बालकों थोड़ी देर शांत। हाँ जी हाँ जी, फोन नहीं, ओ भाई ओ हाँ जी, अब हमें सीखना है क्या, एवरेज टाइम टेबल, मतलब हमें एवरेज टाइम निकालना सीखना है। देखा जाए तो आई बस समझ में, अभी नोट में, अभी आराम से हौले हौले दूंगा मौका, अभी समझ लो, अभी टाइम है भाई। ये तो लाइन भी नहीं खींचती मेरे से, इसमें लाइन खींचने का तरीका था यार, शेप है ना। हाँ वाह बढ़िया आ गया भाई, आप सुनते रहो। देखो भाई, या तो मैं पैसा निकालूंगा किसमें, स्टार्टिंग में, या तो मैं पैसा कब निकालूंगा, एकदम स्टार्ट में, या स्टार्ट से बढ़िया मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, अरे यार एक मिनट है, हाँ जी, या तो मैं पैसे निकालूंगा बिगिनिंग में, कब निकालूंगा, या तो मैं पैसे निकालूंगा बिगिनिंग में, बिगिनिंग मतलब हर उस महीने की कौन सी तारीख, फर्स्ट तारीख, ठीक है। या तो बस बात नहीं शिवम, या तो मैं पैसा निकालूंगा मिड में, या तो पैसा निकालूंगा मैं मिड में, मिड में मतलब हर उस महीने की 15 तारीख, या तो मैं पैसा निकालूंगा एंड में, उस महीने की आखिरी, या तो 30 होगी या फिर 31, कुछ भी हो सकती है, फैब हो तो 28 मान लेना, हर महीने की आखिरी तारीख है, ठीक है। बस शॉर्ट है मेरे भाई। अब देखो, या तो पैसा, या तो अब पैसा मैं 3 तरीके से निकालूंगा, या तो मैं पैसा निकालूंगा मंथली, क्या निकालूंगा, मंथली माने क्या होता है, हर महीने विड्रॉ कर रहा हूं पैसा, कैसे निकाल रहा हूं मैं, हर महीने निकाल रहा हूं। या तो मैं पैसा निकालूंगा क्वार्टरली, ठीक है, या तो मैं पैसा निकालूंगा मंथली, या तो मैं पैसा क्या निकालूंगा, मंथली फॉर, अब यहां पे 2 इससे बढ़ जाते हैं, जो तुमने सिर्फ 6 मंथ पढ़ा है, 6 महीने में 2 चीज होती है, एक ही फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। या तो मैं पैसा मंथली निकालूंगा फॉर फर्स्ट 6 मंथ, या फिर लास्ट 6 मंथ, समझ में आया। अगर मैं पैसा महीने हर महीने निकाल रहा हूं तो मैं टोटल कितनी बार पैसा निकालूंगा, अगर मैं हर महीने पैसा निकाल रहा हूं तो टोटल कितनी बार पैसा निकालूंगा पूरे साल में, 12 बार, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। अगर हर क्वार्टरली निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, अब तुम्हें ये समझाने के लिए पहले मुझे क्वार्टर बनाने दो। जब भी तुम्हें कभी ऐसा है तो तुम्हें क्वार्टर बनाओगे कैसे, मैं लिख रहा हूं, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जनवरी फैब और मार्च। जब भी तुम्हें टाइम वो बनाना हो, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो, तुम हमेशा महीनों को ऐसे लिखना, ये है पहला क्वार्टर, ये है दूसरा क्वार्टर, ये है तीसरा और ये है मेरा चौथा। ये समझ में आया पहले आकाश भाई, शिवम देखते रहो, ये है पहला क्वार्टर, देखो ये हो गया पहला क्वार्टर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो टोटल एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। अगर मैं क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा हूं तो एक साल में तो 4 क्वार्टर है, तो ओवरऑल जो मैं पैसा निकालूंगा कितनी बार निकालूंगा, 4 बार, पूरे साल भर में कितनी बार निकालूंगा, 4 बार। आई इतनी बात समझ में। तो जो भी ड्रॉइंग्स होगी उसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। अब जिसके बाद वाला पार्ट है ना, इसको फिलहाल छोड़ के रखो, पहले इन दोनों में मैं फोकस कर लेते हैं, ठीक है। पहले आ जाओ सिर्फ किस वाले में,
मंथली वाले में सब हटा दो, बाकी पूरा पार्ट हटा दो, मंथली पर फोकस करो, ठीक है। क्या है, हर मंथली विड्रॉ कर रहा हूं। अब जरा पहला पॉइंट पढ़ो, क्या है, बिगिनिंग, मतलब हर महीने की कौन सी तारीख, पहली तारीख। मुझे इन सब में एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है। एवरेज टाइम का क्या फॉर्मूला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। आई बात समझ में। मैं बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा हूं, हाँ है ना। तो सबसे पहला विड्रॉ बताओ कब करा जाएगा, 1 अप्रैल। सबसे पहला विड्रॉ कब करा जाएगा, 1 अप्रैल। जब महीने काउंट करोगे कितने महीने बचे हैं तो ऐसे जाओगे हमेशा। आई इतनी बात समझ में। तो एक मिनट है, हाँ जी। तो जरा मुझे बताओ, जब पहला विड्रॉ करेंगे तो पहला विड्रॉ कब होगा, 1 अप्रैल को। साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं, पूरे के पूरे 12 महीने। कितने महीने, पूरे के पूरे 12 महीने। आखिरी विड्रॉ कब होगा, मार्च में। तारीख कौन सी, 1, पहला मार्च। कितना महीना बचा साल खत्म होने में, 1। तो 12 + 1/2 कैलकुलेट करो, कितना आ गया, एवरेज टाइम कैलकुलेट आ गया 6.5। समझ में आया। अब आओ जरा मिड में, हर महीने की कौन सी तारीख, 15 तारीख। तो पहला विड्रॉ कब होगा, अप्रैल। तारीख कौन सी, 15। अगर अप्रैल को हटा दूं तो 11 महीने बचे हैं और अप्रैल का कितना महीना बचा है, आधा। तो हम क्या बोलेंगे, 11.5। ठीक है। आखिरी विड्रॉ कब होगा, मार्च। आखिरी विड्रॉ कब होगा, मार्च में। तारीख 15 मार्च। साल खत्म होने में कितना महीना बचा है, आधा। आधा बोलो तो 0.5/2। कितना आंसर आ गया, 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया। फिर क्या लिखा है, एंड में हर महीने की आखिरी तारीख। तो पहला विड्रॉ कब होगा, पहला विड्रॉ कब होगा, अप्रैल में होगा। कौन सी तारीख, 30 अप्रैल। यानी अप्रैल तो पूरा खत्म हो गया। कितने महीने बचे, 11। कितने महीने बचे, 11 महीने। बढ़िया। आखिरी विड्रॉ कब होगा, मार्च। तारीख 31 मार्च। साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं, 0। पूरा साल खत्म हो चुका है। तो 11 + 0.2 कितना आ गया एवरेज टाइम। क्या ये तुम्हें समझ में आया, हाँ या ना, बताओ। समझ में आया, आकाश भाई समझ में आया, आदर्श समझ में आया कैसे निकालना है। अब जरा दूसरा पढ़े। ये क्वार्टरली वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे याद करना। अब हम क्वार्टरली पे आ रहे हैं, हर पैसे क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं। अब क्वार्टर का कौन सा है, बिगिनिंग। क्या बोल रहा हूं मैं, क्वार्टर का कौन सा पार्ट, बिगिनिंग पार्ट। मतलब उस क्वार्टर का महीना भी पहला, उस क्वार्टर का महीना भी पहला और उस महीने की तारीख भी पहली। अगर मैं क्वार्टर के बिगिनिंग में हूं, इसका मतलब उस क्वार्टर का महीना भी पहला और उस महीने की तारीख भी पहली। आई बात समझ में। तो पहला विड्रॉ कब करा जाएगा, अप्रैल। तारीख पहला। साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं, पूरे के पूरे 12। समझ में। आखिरी विड्रॉ कब होगा, आखिरी विड्रॉ तो ये रहा क्वार्टर, बट उस क्वार्टर का कौन सा महीना पहला। आखिरी विड्रॉ कब होगा बताओ, मार्च में या जनवरी में। कब होगा, जनवरी में। क्या समझ में आ रहा है। क्वार्टरली मतलब क्वार्टर और बिगिनिंग, उस क्वार्टर का महीना भी पहला और उस महीने की तारीख भी पहली। क्वार्टर का हाँ, तो आखिरी विड्रॉ होगा जनवरी में, वो भी तारीख कौन सी, 1 जनवरी। कब, 1। साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं, 3। तो 12 + 3/2 कितना आ गया, 7.5। समझ में आया, हाँ है ना। यानी जब क्वार्टर का बोल रहा हूं तो क्वार्टर का बिगिनिंग ये वाला पार्ट, हाँ है ना। ठीक है। अब दूसरा है क्वार्टर का मिड, मतलब उस क्वार्टर का महीना भी बीच का, उस क्वार्टर का महीना भी बीच का और उस महीने की तारीख भी बीच की। तो पहला विड्रॉ कब होगा, मई। तारीख कौन सी, 15 मई। अगर 2 महीने हटा दो तो 10 कितने महीने बचे, कितने महीने बचे, 10। और मई का आधा महीना, कितना महीना बचा है, 10.5। आखिरी विड्रॉ कब होगा, फैब। कौन सा, 15 फैब। तो आधा महीना फैब का, 1 महीना मार्च का पूरा। कितना बचा है, 1.5/2 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 6। समझ में आया, है ना। अब यह क्वार्टर का एंड, तो कैसे बोलेंगे भैया, उस क्वार्टर का महीना भी आखिरी और उस महीने की तारीख भी आखिरी। आया समझ में। तो पहला विड्रॉ कब होगा, जून में। कौन सा जून, 30 जून। कितने महीने खत्म हो गए, 3 महीने खत्म हो गए। कितने महीने बचे हैं साल खत्म होने में, 9 महीने। कितने महीने बचे हैं, 9 महीने में।
आखिरी विड्रॉ कब होगा? मार्च, तारीख कौन सी? 31 मार्च। कितना टाइम बचा खत्म होने में? 0/2। कितना आंसर आ गया? 4.5। क्या क्वार्टर का समझ में आया कैसे करते हैं? तो क्वार्टर का बिगिनिंग मिड में, तो जब भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा क्वार्टरली वाइज से कर देना, सारे साल को डिवाइड कर देना। समझ में आया? हाँ है ना? अगर ये समझ में आ गया तो अब जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हम जो वाला जो केस है क्या है, वो मंथली विड्रॉ कर रहे हैं। ये वाला पहले की तरह सेम है, ठीक है। उस पहले वाले में हम हर महीने विड्रॉ कर रहे थे, इस वाले में भी हम कितना क्या कर रहे हैं? हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं। बट क्या लिखा हुआ? सिर्फ 6 महीने के लिए। दोनों केस में क्या लिखा हुआ है? 6 महीने के लिए। तो दोनों केस में हो जो टोटल ड्राइंग्स होगी कैसे निकलेगा? हमें उन ड्राइंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 6, क्योंकि 6 ही बार विड्रॉ कर रहे हैं। अब लिखा हुआ क्या है? फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने तक ही विड्रॉ करा है। यानी कौन सा महीने? अप्रैल से लेके कब तक? सितंबर। अप्रैल से लेके कब तक? सितंबर तक। आई बात समझ में? हर महीने विड्रॉ करा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस। आया समझ में? इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं। चलो, हर महीने की पहली तारीख है ना, तो पहला विड्रॉ कब होगा? 1 अप्रैल। जब तुम साल कैलकुलेट करोगे ना, तो साल तुम पूरे करोगे कहां तक के? मार्च तक। साल तुम्हें पूरा कैलकुलेट करना है कहां तक का? मार्च का। पहला विड्रॉ कब हो रहा है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। साल खत्म होने में पूरे के पूरे कितने महीने बचे हैं? 12 महीने। वही मैं कह रहा हूं, क्या फर्स्ट 6 मंथ होते हैं अप्रैल से सितंबर। बट जब हम क्या काउंट करेंगे? जब हम टाइम पीरियड काउंट करेंगे, टाइम पीरियड हम पूरे मार्च तक का काउंट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है। समझ में आया? बस बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं, ये चीज ध्यान से सुनो। तो पहला विड्रॉ करा 1 अप्रैल। साल खत्म होने में पूरे के पूरे कितने महीने बचे हैं? 12। आखिरी विड्रॉ कब होगा? सितंबर में। कौन सी तारीख? 1 सितंबर। साल खत्म होने कितने महीने बचे हैं? 1 महीना ये, और बाकी बचे कितने? 6। कितने महीने हो गए? 7/2। कितना आ गया? 9.5। समझ में आया इतना? ठीक है। अब पढ़ते हैं हर महीने की कौन सी तारीख? 15 तारीख। तो पहला विड्रॉ कब होगा? 15 अप्रैल। साल खत्म होने में पूरे कितने महीने बचे हैं? 11.5। आखिरी विड्रॉ कब होगा? 15 सितंबर। तो 6 महीने और कितना हो गया? आधा। कितना महीने बचे? 9.5। कितना हो गया? 17 18 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 9 महीने हो गए। समझ में आया इतना? एंड में देखो, हर महीने की आखिरी तारीख। पहला विड्रॉ कब होगा? अप्रैल। कौन सी तारीख? 30 अप्रैल। अप्रैल खत्म, कितने महीने बचे हैं पूरे के पूरे? 11। आखिरी विड्रॉ कब होगा? सितंबर। तारीख कौन सी? 30 सितंबर। पूरे 6 महीने कम, कितने महीने और बचे हैं? 6 महीने और बचे हैं /2। कितना आ गया? ये आ गया 17 8.5। कितना आ गया? समझ में आया? फर्स्ट में। आप फटाफट करते हैं कौन सा वाला पार्ट? फॉर द लास्ट 6 मंथ। लास्ट मतलब सिर्फ आखिरी के 6 महीने विड्रॉ करा पैसा। कब विड्रॉ करा है? ये ऐसे कर देता हूं, आखिरी के 6 महीने, अक्टूबर से लेकर कब तक? दिसंबर तक। ये वाला आसान है। अब बताओ जरा मेरे को, इसमें पहला विड्रॉ कब होगा? अक्टूबर। कब होगा पहला विड्रॉ? अक्टूबर को। साल के अंदर में कितने महीने बचे हैं पूरे के पूरे? 6। अक्टूबर से मार्च काउंट करेंगे। अब आई बात समझ में? आखिरी विड्रॉ कब होगा? मार्च। कौन सा मार्च? 1 मार्च। कितना महीना बचा है? 1/2। कितना आंसर आ गया? 3.5। समझ में आया? उसके बाद देखो फिर क्या है? हर महीने की 15 तारीख। पहला विड्रॉ कब होगा? 15 अक्टूबर। कितने महीने बचे हैं साल खत्म होने में? 5.5। आखिरी विड्रॉ कब होगा? 15 मार्च। कितना बचा? 0.5/2। कितना आंसर आ गया? 3। 6 डिवाइड बाय 2 3। फिर क्या है? आखिरी विड्रॉ हर महीने की आखिरी तारीख। तो पहला विड्रॉ कब होगा? अक्टूबर। कौन सा? 30 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। तो कितने महीने बचे? 5। आखिरी विड्रॉ होगा मार्च 31 तारीख। कितने महीने बचे? 0/2। ये है पूरा क्या? एवरेज टाइम टेबल। क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे? अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं तो बढ़िया, नहीं करे तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए विड्रू 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 10% पर एनम। तो तुम्हें उसके बेसिस पे पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये पूरी मेहनत होती है एवरेज टाइम के। तुम्हारे पास कितने 1 2 3 4 1 2 3 12 या तो तुम इन सबको क्या कर लो? याद कर लो।
लेकिन तुम्हें दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया, तुम्हें क्या आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। अगर निकालना आएगा तो तुम्हें ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रटने से अच्छा है कि चीज़ों को निकालना सीखो, निकालोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, याद करोगे तो शायद ऊपर नीचे हो सकता है। क्या ये समझ में आया तुम्हें? आज के लिए इतना ही रखते हैं, तुम इसको नोट कर लो। कल हम इस पे क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, किसी को अभी सुनो, क्या किसी को इसमें कुछ भी पूछना है भी, कोई भी ऐसी चीज हो किसी को लग रहा हो कंफ्यूजिंग वगैरह, साल कैसे करने, अगर कभी खुद से भी करोगे, मैं अगर पेपर में लूंगा ना तो शायद मैं क्वेश्चन एक ऐसा भी डाल सकता हूं कि मुझे क्या प्रिपेयर करके दो, एवरेज टाइम टेबल बना कर दो पूरी। ठीक है, तो तुम्हें टेबल बनाने आनी चाहिए। टेबल बनाने का सबसे बड़ी तरीका होता है कि सबसे पहले जो तुम्हारे जो है क्या, ये जो मंथ्स हैं इनको कैसे डिवाइड करना, हमेशा क्वार्टर में, क्वार्टर में डिवाइड करोगे तो तुम्हें ये चीज बहुत आसानी से क्लियर आ जाएगी। समझ में आया? एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। ऐसे ध्यान करना है। और क्वार्टर के लिए कैसे निकाला था, अगर क्वार्टर का बिगिनिंग है तो कैसे बोलेंगे, क्वार्टर, उस क्वार्टर का महीना भी पहला और उस महीने की तारीख भी पहली। क्वार्टर का बिगिन मिड, तो उस क्वार्टर का महीना भी बीच का और उस महीने की तारीख भी बीच की। और क्वार्टर का एंड, उस क्वार्टर का महीना भी आखिरी और उस महीने की तारीख भी आखिरी। समझ में आया? बस इतना करते हैं, बाकी हम कल करेंगे बाकी। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस वगैरह